हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक एवरीडे सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो कि एक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट है और इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर से जानना चाहिए क्योंकि आपके बहुत काम का ये सेविंग्स अकाउंट है। तो आइए समझते हैं कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस अकाउंट के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से कोटक महिंद्रा बैंक एवरीडे सेविंग्स अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। भाई ये वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस 20,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि फिर तो हमारे किसी काम का अकाउंट नहीं है क्योंकि इसमें हमें 20,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। तो देखिए, अगर आप इस अकाउंट से महीने भर में 30 ट्रांजेक्शन या फिर 30 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो ऐसे में अगर आप 20,000 रुपये बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हैं तो आपसे कोई नॉन मेंटेनेंस के लिए चार्ज नहीं लिया जाता है। मतलब कि माफ़ कर दिया गया नॉन मेंटेनेंस का चार्ज तब जब आप इस अकाउंट से महीने भर में 30 या फिर 30 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर लेंगे। तो अभी कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो इनमें शामिल हैं ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में यही सवाल आएगा कि ट्रांजैक्शन तो किस तरह के ट्रांजैक्शन होने चाहिए। तो आइए ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो कैश ट्रांजैक्शन इनमें शामिल हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल जो आप ब्रांच से करते हैं। इसके अलावा डीडी जो आप इशू करते हैं, NEFT, RTGS, IMPS, UPI ट्रांजेक्शन्स ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा 5 ATM ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे शामिल हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स जो परचेज ट्रांजेक्शन आप करते हैं अपने डेबिट कार्ड से वो भी शामिल है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके। तो क्योंकि यहाँ पे परचेज को इंक्लूड किया गया है तो जिसका मतलब ये है कि आप चाहे अपने डेबिट कार्ड को ऑनलाइन इस्तेमाल करके शॉपिंग करें या फिर किसी और तरह का पेमेंट करें, या फिर अगर आप अपने डेबिट कार्ड से ऑफलाइन शॉपिंग करें या फिर किसी को पेमेंट करें, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन जो है शामिल है इसके अंदर। और इस अकाउंट के साथ में आपको स्पेशल डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसका नाम है एवरीडे रुपे डेबिट कार्ड। और इस डेबिट कार्ड पे आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स, डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। और महीने में अगर आप ट्रांजैक्शन का माइलस्टोन अचीव करते हैं, जैसे कि कम से कम 30 ट्रांजैक्शन उसको आप अचीव कर लेते हैं, तो आपको सरप्राइज रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि ये सरप्राइज रिवॉर्ड्स में हमें क्या मिलेंगे, अगर हमें पता होता तो फिर वो सरप्राइज रिवॉर्ड्स ही काहे के होते। इसके अलावा आपके स्पेशल डेज पे, जैसे कि आपका बर्थडे हो गया, तो जब भी आपका बर्थडे आएगा तो उस दिन कोई ना कोई आपको ऑफर मिलेगा, या फिर साल पूरा होने पे एनिवर्सरी जब कंप्लीट होगी। अभी पूछेंगे कैसी एनिवर्सरी, तो आपके अकाउंट ओपन कराने की जो एनिवर्सरी है वो पूरी होने पर भी आपको ऑफर्स मिलेंगे। वैसे इस अकाउंट के साथ में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उसके बारे में भी हम कभी किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत होगी जिसमें आप लोगों को मैं इस डेबिट कार्ड के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स बता सकूं अच्छे से। और इस अकाउंट के साथ में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, अगर आप उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके बुक माई शो से टिकट परचेस करते हैं तो आपको इंस्टेंट 20% मतलब 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये आप जो है डिस्काउंट हर महीने में 2 बार ही ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इजी डिनर पर भी 30% मतलब कि 30% तक का ऑफ मिलता है, जिसमें कि आपको 1,000 रुपये तक का ऑफ मिल जाएगा अगर आप एवरीडे रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन करते हैं तब। और इसके लिए कोई भी मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं है और ये ऑफर आपको 8 दिन में एक बार मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है वो इस अकाउंट को भी ओपन कर सकता है। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए है, सोल या फिर ज्वाइंट मतलब कि चाहे तो सिंगल ऑपरेटिंग या फिर जो ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को ओपन कर सकती है। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स मतलब कि जो बाहर के विदेशी हैं जो इंडिया में रह रहे हों वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस 20,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। नहीं मेंटेन करने पे हमसे नॉन मेंटेनेंस के लिए चार्ज लिया जाता है, लेकिन अगर हम इस अकाउंट से महीने में 30 ट्रांजेक्शन्स या फिर 30 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमसे नॉन मेंटेनेंस के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर हमने महीने में 30 ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं तो ऐसे में हमसे नॉन मेंटेनेंस के लिए चार्ज लिया जाएगा अगर हम अपने अकाउंट में 20,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो ये चार्ज कितना होता है, तो ये 6% ऑफ द शॉर्टफॉल होता है। मतलब कि जो हमारा बैलेंस कम हुआ है उसी के 6% हमसे जो है चार्ज लिया जाता है। इसको आप एग्जांपल से समझिए कि इस अकाउंट में 20,000 रुपये चाहिए हैं और आपने सिर्फ 15,000 रुपये मेंटेन किया हुआ है। आपके अकाउंट में 15,000 रुपये यानी कि 5,000 रुपये कम है, तो जो 5,000 रुपये कम है उसी पे 6% कैलकुलेट करके नॉन मेंटेनेंस के लिए चार्ज लिया जाएगा। तो जितना कम होगा बैलेंस उसी पे जो है चार्ज लिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये तक का चार्ज लिया जा सकता है नॉन मेंटेनेंस के लिए। 600 रुपये प्लस GST जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, ये ज़रूर से याद रखिएगा।
NEFT RTGS अगर आप ऑनलाइन करते हैं, मतलब कि मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए, तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप NEFT और RTGS ऑफलाइन करते हैं, मतलब कि ब्रांच से करते हैं, तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो आप बताइए कि आप कौन सा चूज़ करेंगे। मैं तो सारे काम अभी ऑनलाइन ही करता हूँ, ब्रांच विजिट करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वैसे जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आज के टाइम में भी ऑफलाइन ही NEFT या फिर RTGS ब्रांच से करते हैं, या फिर बड़े ट्रांजेक्शन अगर करने हो तो ब्रांच से करते हैं। और अगर आप NEFT ब्रांच से करते हैं तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाता है। तो जो NEFT का चार्ज होगा ये 2 रुपये से लेकर के 24 रुपये तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है, जो आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कितना है। तो अलग अलग अमाउंट पे जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। और जो चार्जेस होते हैं, जो फीस और चार्जेस होते हैं, उन पे GST भी लिया जाता है। तो जो फीस और चार्जेस होते हैं उन्हीं पे GST कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 24 रुपये चार्ज है तो उसी 24 रुपये पर ही जो है GST काउंट किया जाएगा। और अभी के टाइम में GST 18% है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने ट्रांजैक्शन अमाउंट पे आपसे कितना NEFT के लिए चार्ज लिया जाएगा अगर आप ब्रांच से NEFT करते हैं तो। और RTGS के लिए चार्ज 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक होता है। डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है। IMPS के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट आपको 5 बारी फ्री मिलती है महीने में, या फिर 3 लाख रुपए तक। ये दोनों को मिला करके मैं बता रहा हूँ, जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन दोनों को मिला करके बता रहा हूँ कि आप महीने में 5 बारी ट्रांजैक्शंस फ्री में कर सकते हैं ब्रांच से, या फिर 3 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उन पे चार्ज लिया जाएगा, और आपसे हर 1000 रुपये पर 4.5 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम आपको 150 रुपये चार्ज देने होंगे। अगर आपने बहुत कम अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया हो, कैश ट्रांजैक्शन किया हुआ है, जिसपे कि अगर हर 1000 रुपये पर 4.5 रुपये चार्ज जोड़े जाएँ और वो 150 रुपये से कम हो, तो ऐसे में कम से कम आपको 150 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट हो बहुत बड़ा है, आपने बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया, फिर बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉ किया, और हर 1000 रुपये पर अगर 4.5 रुपये जोड़े गए और वो 150 रुपये से ज़्यादा हो रहे हो, तो फिर ऐसे में आपको 4.5 रुपये चार्ज देना होगा, हर 1000 रुपये पर 4.5 रुपये। कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से अगर आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ATM ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, चाहे ट्रांजैक्शन कोई सा भी हो, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि जो पैसे निकालने वाला ट्रांजैक्शन होता है, कैश विड्रॉल। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि आप अपना ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, मिनी स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, वो चेक कर रहे हो, या फिर आप पिन जो है चेंज कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कि पैसे नहीं निकलते हैं वो सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, और जिसमें पैसे निकलते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ATM ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में आपको 10 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं महीने भर में। और उसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको चार्ज देना होता है 21 रुपये, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको चार्ज देना होता है 8.5 रुपये। ये पर ट्रांजैक्शन चार्ज मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका ATM ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है, फेल होता है आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से, तो ऐसे में आपको 25 रुपये का चार्ज पड़ जाता है। और अगर आप इंटरनेशनल ATM पे ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कि इंडिया के बाहर जाकर के किसी आप दूसरे देश में ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में पैसे निकालने पे आपको अच्छा खासा चार्ज देना होता है, जो कि 150 रुपये होता है पर ट्रांजैक्शन का। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें कि आप मिनी स्टेटमेंट चेक करें या फिर अपना ATM का पिन बदलें, तो ऐसे में जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए आपको 25 रुपये का चार्ज देना होता है पर ट्रांजैक्शन का। और कार्डलेस कैश विड्रॉल करते हैं आप IMT का इस्तेमाल करते हुए, तो ऐसे में आपको एक ट्रांजैक्शन महीने में फ्री मिलता है। उसके बाद आप जब कैश विड्रॉ करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट अगर आप इशू करते हैं तो 1 लाख रुपये तक तो फ्री होता है, मतलब 1 लाख रुपये तक का आप डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद आप जो है डिमांड ड्राफ्ट इशू करते हैं, 1 लाख रुपये की जो लिमिट होती है क्रॉस करने के बाद, तो आपसे चार्ज लिया जाता है। तो इस फ्री लिमिट के बाद आपको जो चार्ज देना होता है वो कुछ इस तरह से है कि हर 1000 रुपये पे आपसे 4 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्ज 10,000 रुपये तक जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने बड़े अमाउंट का आप DD इशू कर रहे हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए ये जो चार्ज है ये कम है, हर 1000 रुपये पे 3 रुपये चार्ज होता है। और अगर आप चेक बुक लेते हैं तो आपको 100 पन्नों वाली चेक बुक, मतलब कि 100 लीव्स वाली, उसको लीव्स कहा जाता है, आपको साल भर में फ्री मिल जाती है। और उसके बाद आप जब लेते हैं तो हर लीफ का, मतलब कि हर एक पन्ने का 3 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाता है। आपका ECS रिटर्न होता है, या फिर आपने जो चेक इशू किया हुआ हो वो बाउंस होता है, रिटर्न होता है, तो ऐसे में आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेलियर पे आपको जो है 200 रुपये का चार्ज देना होगा। चेक डिपॉजिट कर रखा है और वो बाउंस होता है, वो रिटर्न होता है, तो ऐसे में आपको 200 रुपये का चार्ज देना होगा।
और अगर आपने चेक इशू कर रखा है, किसी को दे रखा है चेक आपने काट करके, और वो बाउंस होता है किसी जो टेक्निकल रीज़न के चलते, मतलब फाइनेंशियल रीज़न नहीं, कोई टेक्निकल रीज़न है, तो ऐसे में आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। और इस अकाउंट के साथ में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वो पहले साल के लिए फ्री होता है, दूसरे साल से आपको चार्ज देना होता है जो कि 250 रुपीज़, मतलब कि 250 रुपये प्लस GST इसका चार्ज होता है। और ये इसका सालाना चार्ज है, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं कि सालाना चार्ज बताओ। और डेबिट कार्ड अगर कहीं चोरी होता है, गुम होता है या फिर डैमेज होता है और आप उसको रीइशू कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं, तो उसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज देने होंगे। पिन अगर आप रीजनरेट करते हो, अगर आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको कुरियर के ज़रिए पिन भेजा जाता है, तो उसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। वैसे तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस अकाउंट के सभी ज़रूरी फ़ीस और चार्जेस। वैसे फ़ीस और चार्जेस की लिस्ट अभी ख़त्म नहीं है, बहुत लंबी फ़ीस और चार्जेस हैं, लेकिन उन सब को अगर डिटेल में यहाँ पे समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो ज़रूरी थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये था एवरीडे सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक का। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इस अकाउंट से महीने में 30 ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए अकाउंट अच्छा है, और ख़ास करके उनके लिए जो कि ब्रांच से नहीं बल्कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि अगर ब्रांच से ट्रांजैक्शन करेंगे तो घुमा फिरा करके आपको चार्जेस देने होंगे। तो वही समझ लीजिए कि जो नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भले ही आपसे 30 ट्रांजैक्शन होने के बाद नहीं लिया जाए, लेकिन आपने जो है ब्रांच से ट्रांजैक्शन कर लिया तो उसमें आपको अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट कम ही मिल रही है कैश ट्रांजैक्शन की। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड से आप खूब ट्रांजैक्शन करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, या फिर किसी और तरह का पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड से, या फिर अगर आप UPI से भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे कि NEFT, RTGS या फिर और भी UPI वगैरह के ट्रांजैक्शन मान लीजिए, तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए सही है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आमतौर पर हमें जो है फ़ीस और चार्जेस नहीं देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे NEFT, RTGS, IMPS ये तीनों फ्री है, UPI भी आपको फ्री मिलता है। और इस तरह से जो दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना, ये सारे ट्रांजैक्शन तो फ्री ही होते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए अगर आप इस अकाउंट को ओपन कराएं तो सही रहेगा। बाकी अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे और सोचेंगे कि महीने में 30 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ताकि हमें बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, और बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो चार्ज से भी बच जाएंगे, 30 ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो। और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको उसके चार्जेस देने होंगे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि उनकी जो लिमिट होती है कम होती है, तो उसमें आपको उल्टा जो है घुमा फिरा के वही बात पड़ जाएगी कि चाहे आप नॉन मेंटेनेंस का चार्ज दीजिए या फिर जो है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करके चार्ज दीजिए। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए सही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।